तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज के ब्लॉग में। ठीक है, साइड से आए मुझे घंटा भर हो गया, एक्सरसाइज चल रही है थोड़ी सी। लेकिन पिछली वीडियो मैंने डाली थी 4-5 दिन पहले, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था वाटर में अपने आप को रिस्टार या रिफ्रेश करने का। वहाँ पे मेरे दिमाग कहूँ तो माइंड में एक चीज़ आई कि हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग एक नेचर है ना, कुछ अचीव करने का, कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का। तो सडनली वहाँ मेरे चीज़ में ये आया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ टू इग्नोर नेगेटिव थॉट्स आवर माइंड्स एंड ऑल टू नेगेटिव activities around us, and how to save ourselves to effect every single negative thought, every single negative person, every single bad habits. So how to save and how to create to सेफ इन्वायरमेंट फॉर सेल्फ, खुद की सेल्फ के लिए अपन कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट इन्वाइट कर सकते हैं। तो 6-7 चीज़ें जो मेरे नोट में आई कि इग्नोरेंस की एक लिमिटेशंस एज ए ह्यूमन बीइंग के माइंड में होती है, बट जब आप ज़्यादा डीप इग्नोरेंस में चले जाते हो तो फिर आप है ना एक उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप अपने रिलेशन, अपनी फ्रेंडशिप और यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली रिलेशंस के अंदर में भी कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेबल यानी कि एक विश्वास का पात्र जो होता है वो भी डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज ऑफ आपके इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसे होने लगती है जो आपको भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं बनाने देती लोगों के अंदर। बिकॉज अभी सपोज़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं पहले पूरी दुनिया की चीज़ बताता हूँ और मैं इस इग्नोरेंस को कैसे महसूस करता हूँ, या मेरी को जो वो थॉट जब आया तो मैं उस इग्नोरेंस को कहाँ लेके जा रहा हूँ और कहाँ मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है। ठीक है, उस ट्रेड डील में यूएस ने कुछ हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले इंडिया का पूरा मैप शो किया और आज सडनली उसने उस चीज़ को डिलीट किया। एज ए इंडियन सिटीज़न मैं इग्नोर कर सकता हूँ इस चीज़ को कि एक नेशन यूएस जिसके साथ हमने ट्रेड डील करी वो हमारे इंडिया का एक प्रॉपर मैप जो है उसको प्रमोट करता है, जो कि अक्साई चीन, पीओके, ऑक्यूपाई कश्मीर को भी इंडिया के साथ दिखाता है। एंड सडनली फिर आज वो इस चीज़ को डिलीट करता है। एज ए इंडियन सिटीजन्स एक छोटा मजदूर, कोई बड़ी भागीदारी नहीं देश के हिस्से में, या लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं, या लोगों के बीच में अपनी कोई बात रखने की क्षमता नहीं, तो क्या मैं उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकता हूँ? तो बेसिकली मैं इस चीज़ को इग्नोरेंस के पॉइंट से भी बता रहा हूँ आपको, और इग्नोरेंस मुझे एक लूज़र की तरह खड़ा करता है सम टाइम, not every time but sometime ignorance was making me lose to people। अब जैसे कि क्या हमारी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पे जो है फॉरेन पॉलिसीज मेकर जिन्होंने डील्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, MOU बनाया होगा जिन्होंने, क्या उसके अंदर में ये थॉट थे कि आप हमको पूरा मैप शो करेंगे एंड व्हाट अबाउट यू वांट, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लाइक यूएसए चाहता है कि यूएसए एंटर करना चाहता है इन आवर कंट्री टू MSA सेंटर, यानी कि हमारे
जो रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खेती, किसान और खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ों में यूएस हमारे देश में एंटर करना चाहता है। उसको कहते हैं एमएसएमई, जिसमें मज़दूर हो गया या किसान खेती बाड़ी करने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीज़ें आती है। अब यहाँ चीज़ें इग्नोर करने वाली ये है कि ठीक है, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, करेक्ट, राजनेता लोगों का काम है, इससे हमें क्या लेना देना। बट एज ए इंडियन सिटीज़न, एक पुअर या गरीब एक इंसान जो आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, शायद जो मेरे घर पे खेती है, कल के दिन मैं खेती करूँगा जब मैं शायद क्षमता नहीं रख पाऊँगा अपने शरीर से पत्थर उठाने की या दिन में धूप में मरने की। एक थॉट बता रहा हूँ मैं आपको, ये इग्नोरेंस है मेरा, बट मैं इस इग्नोरेंस को 2 पॉइंट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेम टाइम पे बांग्लादेश के साथ यूएस ने ट्रेड डील साइन की है एंड यूएस ने बोला है बांग्लादेश को कि आप हमारा कॉटन खरीदिए एंड 0% टैरिफ, आप इसको वापस यूएस में बेचिए। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस के पास पॉपुलेशन कम है, स्पेस ज़्यादा है, उनकी खेती, उनका मौसम, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक यूएसए अगर चाहे तो बांग्लादेश के अंदर में सिर्फ 5 से 7 ऐसी शिपमेंट भेज करके बांग्लादेश के अंदर में इतना कॉटन स्टोर कर सकता है कि बांग्लादेश अगले 10 साल तक उससे प्रोडक्ट बना सकता है। दैट वॉज माई इग्नोरेंस। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँ कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा ट्रेड डील साइन किया होगा कि यूएस ने हमारा इंडिया का मैप अब डिलीट कर दिया है। मॉरल, इग्नोरेंस में मॉरल नहीं होते बेसिकली। मॉरल बोले तो आपकी अस्मिता नहीं होती है। इग्नोरेंस में मान के चलो कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो मतलब आपके मॉरल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि आपके अंदर के जो अस्तित्व होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इग्नोरेंस का कि अगर कल के दिन इंडिया का जो कॉटन है, बांग्लादेश एक अच्छा मैन्युफैक्चर है, हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं, लेकिन हमने बांग्लादेश को बनाने के लिए अपने सैनिक, अपने हथियार, अपनी पूरी फ़ौज लगा दी, बट आज बांग्लादेश हाथ से निकल गया। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट फेलियर है। और इग्नोरेंस यानी कि अगर हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी ने इसको इग्नोर किया तो उसका एक खामियाजा है ये, जिसको हम कहते हैं RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग संगठन जो है हमारा विंग्स, उसका एक फेलियर हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा इंसान हो। मैं अजीत डोभाल सर की बात कर रहा हूँ अभी इसमें। मैं जानता हूँ कि अजीत डोभाल सर इतना वहाँ नहीं करेंगे कि मतलब इतनी छोटी गलती करेंगे वो, बट मैं इस इग्नोरेंस को आपको प्रोसेस से बता रहा हूँ, मेरे प्रोसेस से बता रहा हूँ। बांग्लादेश के अंदर में हमारा इंडिया का बहुत कॉटन जाता है, महाराष्ट्र से बहुत कॉटन, महाराष्ट्र के अंदर में कॉटन की खेती आज भी होती है, दालों की खेती होती है। ये जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है, अगर हमारी इनके साथ किसी चीज़ को लेकर लड़ाई भी है तो जो ये हमारे छोटे किसान हैं या जो ये चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम इन प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को कम कर देंगे या कि अगर हम यूएस के मार्केट को ओपन कर देते हैं अपने लोगों के लिए, तो यूएस हम लोगों के ऊपर या हमारी इकोनॉमिकल सेक्टर में ग्रोथ तो करेगा, बट सारा पैसा बाहर चला जाएगा। इग्नोरेंस इंडियन सिटीजन्स का ये कि वी आर नॉट सपोज टू आवर फार्मर्स, इग्नोरेंस कि वी आर नॉट बी सपोर्ट टू आवर गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, आवर नेशंस पॉलिसीज़ या आवर वैल्यूज़। अब मतलब इग्नोरेंस इसलिए कह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यानी कि मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यूट्यूबर चैनल। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ। ये मैंने 5 साल में अचीव किए हैं। इसका रीज़न सिंपल है कि मैं काफ़ी चीज़ें इग्नोर करता है शुरू से। जब मैंने यूट्यूब बनाया तो मेरे अंदर एक तूफ़ान सा था कि यार आई कैन अचीव मोर सब्सक्राइबर एंड मैं मिलियन बनाऊंगा, और मेरे थॉट्स हैं जो भी हो गया मैं अपने डेली लाइफ रूटीन इसमें डालूंगा। बट जब मैं सडनली एल्गोरिदम के इफ़ेक्ट्स में आया, यानी कि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है या फेसबुक का एल्गोरिदम है या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है,
जब यहाँ पे कभी इस तरह की हेट रेड आई या इस तरह की कोई चीज़ें आई तो मैं उससे बहुत इफ़ेक्ट हो गया। देन आई स्टार्ट टू लिव अलोन एंड इग्नोरेंस, यानी कि फिर मैं उस थॉट में चला गया कि आई इग्नोर एवरीथिंग, मतलब आई कांट इन्वॉल्व टू एवरी वीडियोज़ एंड एवरी हेट स्पेसिस, जो स्पेस ये जो स्पीचेस होते हैं उसके अंदर में। देन अब क्या हुआ कि आई कम्प्लीटली 4 साल हो चुके हैं आज, एंड आई हैव ओनली 100 सब्सक्राइबर। रीज़न कि मैं इतना इग्नोरेंस पे चला गया कि ठीक है ना, क्या हो गया, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे हैं, बट मैं उस थॉट पे नहीं गया कि हाउ टू बिल्ड माई सेल्फ टू मेक good videos, give to good content to peoples around me and who subscribe to my channel. I give to the good content about to herself and me self, मतलब मेरी सेल्फ क्लियर उनके लिए भी, ताकि उनको मेरे उससे कुछ फ़ायदा हो और मेरे को या उनको भी कुछ फ़ायदा हो, इसके लिए। तो आज मैंने जो इग्नोरेंस लाया है उसको मैं एक और टॉपिक पे लेके जाता हूँ। मेरा स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद दीपक, राइट। ही वॉज वो उत्तराखंड का लड़का है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे भी मैं एक इग्नोरेंस बता रहा हूँ, लाइक मैं 2 पॉइंट बताऊँगा आपको, एक इग्नोरेंस का और एक मैं इग्नोर करने के साथ साथ इस चीज़ को अगर वैल्यूज़ दूँ या इसको मैं टाइम दूँ। तो उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर रिलीजन्स बेस पे बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट। लेकिन सारे राइट्स इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं होते हैं जितने मोहम्मद दीपक को किया गया है। एल्गोरिदम क्या कहती है कि एक तो लड़का मोहम्मद दीपक है, दूसरा लड़का इस्लाम को मानता है, तीसरा लड़का एक नेशनल पार्टी का समर्थक है, तीसरा लड़का कि वो एक स्पेशल मिशन पे है। ये 4 चीज़ें उस एल्गोरिदम का हिस्सा है। उसका पहला मिशन जो ही वॉज अ कोवर्ट ऑपरेशन, वो किसी एक कोवर्ट ऑपरेशन में है जो आप लोग समझेंगे। अभी मैं आपको इग्नोरेंस बता रहा हूँ कि मैं इतने डीप होने के बाद भी मैंने उसको इग्नोर किया, बट मैं आज आपको चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अपने इग्नोरेंस में उस चीज़ को कैसे देखता हूँ। मोहम्मद दीपक का जो सीक्रेट मिशन है या जो सीक्रेट ऑपरेशन है उसको मैं इग्नोर किया। मोहम्मद दीपक की जो एक मेंटेलिटी है उसको मैंने इग्नोर किया। मोहम्मद दीपक एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में था, उसको भी मैंने इग्नोर किया। बट यहाँ पे मेरा इग्नोरेंस अटक गया जब आने वाले भविष्य के लिए मोहम्मद दीपक मुझे एक वो कैरेक्टर नज़र आया जो, अगर आपने कश्मीर फाइल देखी हो तो उसमें एक सीन है। मैं उस सीन को ढूंढूंगा और यहाँ एडिट करूँगा। अगर नहीं कर पाए तो आप इमेजिन कीजिए कि कश्मीर फाइल में एक सीन था जहाँ पर एक आदमी अपने घर के अंदर छुपता है और उसका पड़ोसी जो होता है वो मुस्लिम होता है और वो उसकी वाइफ को और उनको कहता है कि आप जाइए यहाँ से और हम संभाल लेंगे। लेकिन सडनली जब वो जो एक संगठन के लोग या जो उस तरह के माइंडसेट के लोग आते हैं जिनको जिहादी कहा गया है, जिन्होंने कश्मीर जेनोसाइड किया, तो वो पर्सन अपनी छत से एक इशारा करता है कि अंदर है, एंड वो औरत रोती है और वो लोग उसको घर में घुस के गेहूँ के ड्रम से बाहर निकाल के मार देते हैं। तो वो जो पर्सन वहाँ खड़ा है ना, वो पर्सन है मोहम्मद दीपक कुमार। आज उसको मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। रीज़न इसका है कि जैसे ही मोहम्मद दीपक के नाम के मोहम्मद आया, जो इंडिया के अंदर में एक सेंटिमेंट है कि ओह ये एक माइनॉरिटी पर्सन है, तो माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने फॉलो करना उसको चालू किया। मुस्लिम जमाते उल हिंद के समर्थकों ने उसको प्रमोट करना शुरू किया, जमाते उल इस्लामी ने उसको समर्थन करना शुरू किया। इस टाइम पे अगर आप इंटरनेट खोलेंगे और अगर आप उस एल्गोरिदम को नोट करोगे तो उस एल्गोरिदम को इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा ढाका के न्यूज़ आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो थोड़े से एक्टिव हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म उसको प्रमोट कर रहे हैं अगेंस्ट टू इंडिया। अब मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को इग्नोर करता क्योंकि इस घटना को आज से बहुत दिन हो गए, 2-3 तारीख की घटना है, 26 जनवरी के बाद की ये घटना है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा तो 10 तारीख है, 10 या 12 तारीख है। तो इतने दिन से मैं इस चीज़ को इग्नोर करते आ रहा था।
मतलब मैं कोशिश ही कर रहा हूँ मैं अभी भी, मैं इस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, बट मैं आपको उस इग्नोरेंस की वजह से मैं क्या खो दूँगा या उस इग्नोरेंस की वजह से मेरा क्या नुकसान होने वाला है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। मोहम्मद दीपक से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद दीपक अपने मिशन पे कामयाब हो, क्योंकि वो किसी मिशन पे निकला है तो उसका वो मिशन कामयाब होना चाहिए। देन अब मैं आपको अपने थॉट्स बताता हूँ कि मैं अब मैंने इग्नोरेंस की आपकी चीज़ें बताई कि मोहम्मद दीपक जो भी है क्या किया उसने, किसी की दुकान बचाई, किसी के लिए प्रोटेक्ट किया, किसी से 20 लोगों से भिड़ गया, कुछ भी जो भी उसने किया, क्योंकि ये एक छोटे से स्टेट की एक छोटी सी बात है, उसको मैं यहीं पे दबा के ख़त्म कर देता हूँ। छोटे मोटी चीज़ें समझ के इसको मैं छोड़ देता कि ये हमारे नेशन में 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, इग्नोर एवरीथिंग इज़ अ फिनिश, नथिंग हैपन, है ना, ख़त्म कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम एक मेरे पॉइंट से देखते हैं। जब मैं इग्नोरेंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाता हूँ कि नहीं ये इग्नोर करना मेरे लिए आज के लिए ख़तरनाक है, तो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाता हूँ और मैं अपने उत्तराखंड के लोगों के भविष्य की बात करता हूँ और मैं उनको एक चीज़ लेके जाता हूँ। अभी इग्नोरेंस मेरे अंदर एक तरह का अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस बोले तो मेरे अंदर एक जागरूक का भी मन करता है। दूसरा एक मेरी तरफ से जब मैं जागरूक हो जाता तो जाहिर सी बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कहाँ से आए कहाँ जाएंगे ये तो कोई जस्ट सर्टिफिकेट किसी के पास भी नहीं है। जन्नत जाने वालों ने भी आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, स्वर्ग जाने वालों ने भी कोई प्रूफ नहीं दिया है, सनातन वालों ने तो वैसे भी प्रूफ नहीं देते। सनातन वाले करके बताते हैं। सनातन वाले आपके शरीर को एकदम खाक बना देते हैं, समुंदर में डाल के समुंदर के रास्ते भेज देते हैं, धुआं बना के धुआं के रास्ते भेज देते हैं, बचा खुचा जो है उसको राख में बना के मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि जो इस सृष्टि के 5 तत्व हैं उन्हीं में आपको मिला देते हैं, जहाँ से आप आए वहीं मिला देते हैं। ये हो गई एक वो बात, आध्यात्मिक बात। लेकिन अब मोहम्मद दीपक के उस कैरेक्टर को समझते हैं जो आने वाले भविष्य के लिए एक कश्मीर फाइल की कथा लिख रहा है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें इग्नोर करके बता दी पहले 10 दिन, यानी कि 26 तारीख का ये मैटर था, बहुत गर्मा गर्मी मैटर था। BBC ने इस बंदे का इंटरव्यू लिया। ये बंदा तिलक लगा के बैठा हुआ था, इसके पीछे एक हनुमान जी की तस्वीर थी। और आप अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने वो इंटरव्यू मैंने नहीं सुना वो इंटरव्यू, इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार इस बंदे ने जो भी किया अच्छा किया, बट आई वॉन्ट बी पीस एंड एकदम शांति चाहता हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, ख़त्म करता हूँ। देन मैंने एक चीज़ देखी कि मोहम्मद दीपक के कुछ पुराने पोस्ट, कुछ पुरानी उनकी वीडियो, कुछ पुराने उसके एक्टिव कमेंट्स और वो सब चीज़ें देखी। तो जो पहलगाम अटैक था उसमें मोहम्मद दीपक ने अपना एक फेसबुक पे एक स्टोरी रखी थी कि हर कोई जो है मुसलमानों को ब्लेम कर रहा है या ये है वो है। तो उसमें कमेंट बॉक्स में वो काफ़ी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस कमेंट में ये था कि जब वो कह रहा था कि अगर और मर्दों को, देखिए मोहम्मद दीपक के इस थॉट को आप समझिए, इग्नोरेंस अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं ख़त्म करो, बट ऐसा उत्तराखंड का आदमी मैं अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा हूँ इस मोहम्मद दीपक की इस थॉट से कि वो माथे पे तिलक लगा के पीठ पे छुरा घोपेगा एज इन द फ्यूचर। तो मैं आज आपको बताता हूँ। वो कहता है कि अगर मर्दों को पैंट खोल के आइडेंटिफाई किया जाए, जाहिर सी बात है कि खतना जिस बंदे का नहीं हुआ होगा वो हिंदू होगा, जो पहलगाम अटैक में हुआ रियलिटी है। तो औरत को कैसे आइडेंटिफाई किया, उसका कहने का मतलब ये था कि क्या औरत के भी कपड़े उतारे गए। ये मोहम्मद दीपक चंदन लगा के एक बेसिक से थिंक नहीं समझ पाया कि वी आर हिंदूज। हमारा शरीर दूर से ही पहचाना चला जाता है अगर हमारे बदन पे बुर्का नहीं है, या हमारे माथे पे तिलक है, या हमारे गले में मंगलसूत्र है, या हमारे पैरों में पायल है, या हमने साड़ी पहनी है, जो हमारे सूट हैं, जो हमारे कल्चर है। आप हमको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। हिंदू लड़कियों को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा साइंस या रॉकेट नहीं है। माथे पे तिलक, हर एक चीज़, सब कुछ ये करना बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है ना। लेकिन मोहम्मद दीपक ने वहाँ एक थॉट कहा कि तो औरतों को क्या देख के मारा, अगर मर्दों को पैंट खोल के मारा है तो औरत को क्या देख के मारा है। देन आई थिंक कि ये बंदा कोई सिंपल बंदा नहीं है। उसके समर्थन में रावत जी आए, कांग्रेस आए, अजीत अंजुम आए, और
जो मिंट जो भी कोई नया लड़का है काफ़ी ज़्यादा बोलता है, वो कहीं कहीं अच्छा भी बोलता है, लेकिन वो भी एक समर्थन में उसके आया है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा उत्तराखंड का बंदा, मैं उत्तराखंड का बंदा, दीपक कहाँ जन्म हुआ उसका मुझे अभी उसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसके उस एक विचार से आपको उस घेरे में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर आने के बाद ना उत्तराखंड का एक आदमी, ना उत्तराखंड की सत्ता, ना उत्तराखंड के लोग कुछ कर पाएंगे आने वाले भविष्य में। जेनोसाइड दुनिया में हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर सकते हो आप लोग। मैं अपने इस थॉट को रेडिकलाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इस थॉट में मेरे ये प्रोसेस है कि जेनोसाइड होगा भविष्य में। मैं इसकी भविष्यवाणी आपको करके बता रहा हूँ। मोहम्मद दीपक क्या कर रहा है कि उसका जो दीपक नाम है वो तो सबको पता था कि भाई ये दीपक, लेकिन मोहम्मद जो है वो किसी को पता नहीं था। तो वो दीपक के नाम से ज़मीनें ले रहा था और ही वॉज अ प्रोटेक्ट टू इलीगल पीपल, यानी कि बाहर से आए हुए लोगों को ज़मीनें दे रहा है, घर किराए पे दे रहा है। एंड एक पॉपुलेशन डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं कि भाई अपने समाज के लोगों को बढ़ाना, समर्थन देना, उनके लिए ज़मीन, घर। कोटद्वार इज़ अ बॉर्डर एरिया। नेपाल और पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर कनेक्ट होता है कोटद्वार से। कश्मीर से भी हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कनेक्ट होता था। बहुत इजीली हो गया था जेनोसाइड करने के लिए कश्मीरियों का जेनोसाइड, क्योंकि बिकॉज बॉर्डर से सप्लाई, हथियार, सिंगल मैसेज, हर कुछ भेजना आसान हो जाता है। अब कोटद्वार के अंदर में देखिए, मैं पहले भी कह चुका कि धर्म इंसान का कोई सा भी हो, इंसान अगर अवेयरनेस से जिएगा तो उसको भी ये पता है कि मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक ऐसे स्पेस हैं, या हम एक ऐसे स्पीसीज हैं, ऐसे इस तरह के प्राणी हैं जो तकनीकी भी बना रहे हैं, तकनीकी हमारे लिए भी खतरनाक है। हम दुनिया की सबसे अजीब वो प्राणी या हमारी वो सभ्यताएं हैं जो हमेशा विकसित होती रहेगी। जब हम जितने ज़्यादा विकसित होते रहेंगे हम उतने ज़्यादा थोड़े क्रूसल बोले या ब्रूटल भी होते जाएंगे, या हम विचारहीन भी हो सकते हैं, या विचारों के मामले में बहुत ज़्यादा उजागर भी हो सकते हैं, है ना। अब एज अ हिंदू तो मेरा तो ये थॉट होता है कि अगर रिलीजन्स बिहाइंड इंसान को जीने का एक लक्ष्य देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम पैदा होता है, या कोई मुस्लिम हामिद मीर की तरह पैदा होता है, या कोई मुस्लिम पुराने जो हमारे आज़ादी के टाइम पे हज़ारों लोग लड़े, बिस्मिल्लाह खान साहब, या हमारे बांसुरी वादक, या जाकिर हुसैन साहब तबला वादक साहब, या इस तरह के बहुत सारे लोग अगर पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने आप को एक इंडियन बना के रखा है, रिलीजन्स को अपने साथ रखा, लेकिन उनकी विचारधारा उन्होंने हमेशा देश को आगे रखा, राष्ट्रवाद को आगे रखा। क्योंकि लाइनें जो बन चुकी है वो आइडेंटिटी बन चुकी है हम लोगों की। ईरान के लोग पाकिस्तान में नहीं आ सकते, पाकिस्तान के लोग ईरान में जाके नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर ऑफ आइडेंटिफाई, है ना। तो मोहम्मद दीपक का किसी एक आइडियोलॉजी को समर्थन करना, उस आइडियोलॉजी के पीछे कौन है, वो आइडियोलॉजी कहाँ जाके रुकेगी, और आज उसका विक्टिम कार्ड खेलना। आप सब लोग इस चीज़ को सिर्फ आप लोग सोचते होंगे कि एज अ हिंदू या एज अ इंडियन मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। मैं तो इग्नोर ही कर चुका था, बेसिकली मैं इस चीज़ को इग्नोर कर चुका था। बट मैंने सोचा कि यार मैं इस इंसान को आज इग्नोर कर रहा हूँ। और जब मैं इस चीज़ को सोचता था ना, तब मेरे दिमाग में सडनली कश्मीर फाइल का सिर्फ वही सीन याद आता था कि एक औरत अपने पति को छुपने के लिए भेजे, ड्रम में भेजती है, और ये आदमी बाहर से इशारा करता है कि नहीं, घर के अंदर छुपा हुआ है। और उस इंसान के अंदर में मेरे को ना मोहम्मद दीपक की आइडेंटिटी एकदम चेहरा उसके चेहरे पे आता था कि यार मोहम्मद दीपक भी तो यही कर रहा है हमारे साथ। वो उत्तराखंड में ही रहता है। अगर उसका माइंडसेट क्लियर है तो उसने उस दिन उस थॉट में मैं उसके पीछे की हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, वो थॉट उसका ही है। वो उसके कमेंट भी है कि अगर मर्दों को पैंट उतार के मारा है तो औरत को कैसे मारा है। ये बहुत छोटी लाइन है, लेकिन इस इंसान के पीछे कितना गहरा एक वो प्रोसेस भरा है जिसको मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इसके पीछे क्या एक्शन करेगी, उस आइडेंटिटी को आप पीछे छोड़िए। आप
हमारे समाज में जो हम एक हमेशा कोशिश, ये पूरी जिम्मेदारी जो है ये सनातन को मानने वालों के ऊपर आ जाती है कि हमेशा बिल्ड करो भाईचारा 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 एक नेशन के लिए। हमने दुनिया के बहुत सारे जेनोसाइड देखे हैं, एक बार होता है या कुछ वक्त के लिए होता है जेनोसाइड, करेक्ट। यहूदियों के साथ बहुत बुरा जेनोसाइड हुआ। और आज की न्यूज़ है, इजरायली डिफेंस की ट्वीट है जहाँ पर उन्होंने 2004 21 अगस्त को उनके 10 से 11 सिविलियंस को मारा गया था मौसावी में। तो उसका जो मेन मास्टर जो था, आज उन्होंने यानी कि 2004-31 को मारा था, 10 लोग मरे थे उसमें, इजरायली बस में ही सुसाइड बम से मारा था। तो उन्होंने उसको आज न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर दिया, यानी कि 2004 और आज ये 6, 10, 16 और 4, 6, 16 और 20-22 साल लग गए। उन्होंने बदला लिया, करेक्ट, जेनोसाइड का बदला लिया। लेकिन हमारे देश में हमारे कश्मीरी भाई, उनके घरों में आज कश्मीर के लोग रहते हैं। इग्नोरेंस, मैं इग्नोर कर रहा था आज तक, 35 साल हो चुके इस चीज़ को, मेरे जन्म को तो छोड़िए, लेकिन इस जेनोसाइड को 35 साल हो गए थे, कोई भी नहीं कह रहा है इस चीज़ को, है ना। खुद कश्मीरी लोग नहीं कह रहे, खुद उनके समाज से आने वाले वो लोग नहीं कह रहे जो उस धर्म से रिलेट करते हैं कि अगर तुमने कश्मीरियों को भगाया, लेकिन तुम किस हक से उनके घरों में, उनके घरों को मेंटेन करके, उनके घरों की मरम्मत करके उनके घरों में कैसे रह रहे हैं। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, यानी कि आपके अंदर अगर इंसानियत है, जो आप कहते हैं कि कश्मीरियत इंसानियत है, तो आप उन लोगों को इनवाइट करके उनके घर उनके हाथों में क्यों नहीं दे देते हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा मैं इग्नोरेंस की तरफ जा रहा था, बट मैं अगर आपको डीप लेके जाऊँ तो एक सोसाइटी ऐसे ही मरती है। जैसे मोहम्मद दीपक एक पेड़ लगा है ना उस सोसाइटी में, तो ये पेड़ धीरे धीरे एक अभी छोटा पेड़ है, फिर एक बरगद की पेड़ की तरह बन जाएगा, तो फिर इसके नीचे सिर्फ छोटे छोटे पेड़ रह जाएंगे। जो बाकी ना, जो आप पेड़ सोच रहे हो कि पहाड़ में बांझ के पेड़ होते हैं, ये पेड़ होते हैं, वो पेड़ कुछ भी नहीं होंगे। तो मोहम्मद दीपक इज़ वो एक मेरे थॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने डिस्क्लेमर नहीं लिखा है, लेकिन मैं डिस्क्लेमर अब बता देता हूँ आपको कि जो मेरे राष्ट्र के लिए बुरा सोचता है, जो मेरे भारतवासियों के लिए बुरा सोचता है, या जो मेरे भारतवासियों के खिलाफ़ किसी भी प्रकार की साजिश, नफ़रत, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गहरा कुछ घिनौना करने की कोशिश करता है, वो मेरे घर से, अगर मेरा भाई, मेरा माँ बाप कोई भी हो, तो वो मेरा दुश्मन है। सीधा फंडा क्लियर है, या घर से बाहर हो कोई भी हो, ठीक है। जो मेरे धर्म के खिलाफ़, मेरे राष्ट्र के खिलाफ़, मेरे राष्ट्र में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइस, यहूदी, जोरास्ट्रियन, पारसी, जो भी मेरे भारत में रहते हैं, तिब्बतियन जो भी रहते हैं मेरे उसमें, बौद्धिस्ट, जैन धर्म, पारसी, सिख समाज, जितने भी मेरे भारत के अंदर में समाज है, अगर कोई इन सब समाज के प्रति बुरा सोचता है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खास करके सिंपल सी बात है, जो भारत को नुकसान पहुंचाने की करता है, उसका मैं भी दुश्मन हूँ, और वो मेरा दुश्मन है, फंडा किलर है मेरा। अब इस बात के बाद किसी को बुरा लगता है तो इट्स ओके, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद दीपक जो है, अगर इन चीज़ों से बाहर निकल जाए, खैर उसका ये चिट्ठा है कि ठीक है, अब वो पब्लिक के इस तरह से आ चुका है, बट अगर आप सडनली उसके फॉलोवरों की पॉपुलेशन देखें, तो उसके पॉपुलेशन इज़ नॉट फॉलो इन इंडिया, उसके पॉपुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं अराउंड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही बिल्ड अ गुड फंडामेंटल, एक इस तरह का होता है कि जब कोई इंसान सडनली इतना फेमस हो जाता है ना, तो उसको कुछ ऐसे लोग भी फेमस सपोर्ट करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है। वो लोग डोनेशन करते हैं, चंदा करते हैं, बहुत डीप होती है ये चीज़ें, ये सोसाइटीज़ के अंदर इतनी डीप होती है कि आप ये लगा लो कि कश्मीर जेनोसाइड के दिन फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से जब सवाल पूछा गया था, तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि कश्मीरी वापस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते हैं, तो टूरिस्ट बन के आप वापस आ सकते हो। मैं बार बार कश्मीर इसलिए कहता हूँ कि कश्मीर की सिचुएशन और कोटद्वार की सिचुएशन सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिंपल सी एक चीज़ है कि कोई उस दिन उनको अब ऑर्डर देने वाला चाहिए, एंड देन कोटद्वार भी एक दिन
मोहम्मद दीपक भी आपको जैसे जिम से बाहर निकला वाला था, इस बार उसके हाथ में डंबल था, अगली बार उसके हाथ में तलवार भी हो सकती है। कल्पना नहीं कर सकते आप, लेकिन ये विजिबिलिटी एक मेरे इग्नोरेंस के बाद जब मैं डीप करता हूँ अपने लोगों के लिए, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इग्नोरेंस हमें कभी कभी नपुंसक बना देता है। हर एक चीज़ इग्नोर करने से हम कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर आप अपनी सोसाइटीज़ के लिए या अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं कर सको, या आप विकलांग हो, आपके हाथ पैर नहीं चलते, तो जबान चलती, तो कम से कम अपने राष्ट्र के लिए बोल सकते हो। तो मैं आज वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, 100 सब्सक्राइबर है मेरे, और मैं इस चीज़ में एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। वीडियोस बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के पास बहुत सारा समय ना हो, भगा भगा के देख सकते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के अंदर केरला हमारा एक स्टेट है, भारत का स्टेट है। केरला में जमात ए उल हिंद PFI, इन्होंने एक रैली निकाली परसों। उस रैली में उन्होंने कहा कि वुमेन्स लिव इन ड्रॉ लाइन, यानी कि औरतों को एक लाइन सीमा में रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस्लामिक संगठन है तो इस्लाम की औरतों के लिए पाबंदी होगी। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये पूरे केरल के अंदर में रहने वाली हर एक हिंदू औरत, क्रिश्चियन औरत, जो भी धर्म की लड़कियां रहती हैं, उनके लिए एक मैसेज है, क्योंकि पॉपुलेशंस इस्लाम को मानने वालों की ज़्यादा हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भी पर्सनल एक इक्विपमेंट यानी कि एक इंसान का विरोधी नहीं हूँ, या उस धर्म का विरोधी नहीं हूँ जो ईश्वर की कल्पना करता है। अगर कोई मेरे को ये कहे कि इस्लाम में APJ अब्दुल कलाम पैदा होते, तो मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम में APJ अब्दुल कलाम को मैं भगवान ही मानता हूँ, मेरे को चाहे उनके पैर सर पे रखने पड़े, ठीक है, हामिद मीर के सामने मेरे को झुकना पड़े, मैं सजदा कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे बिस्मिल्लाह खान साहब के सामने झुकना पड़े, उनके सामने हाथ जोड़ के आरती करने पड़े, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एवरीथिंग। बट जब ये संगठन्स मेरे देश के अंदर में इस तरह की मेंटेलिटी को प्रमोट करते हैं, तब मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहता। और मैं आपको भी छोटा मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास पावर्टी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, हम क्षमतावान नहीं हो सकते अपने चीज़ों से लड़ने के लिए, या अपने, अब आप मुझसे कल्पना करोगे कि भारत गरीबी में है, भारत में ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, बट हमारी इन तकलीफ़ के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें इस तकलीफ़ से बाहर निकलने के कोशिश करने की बजाय हमें और इसके अंदर घुस डीप लेके जा रहे हैं। इस पे दुनिया भर के देश भी होते हैं, क्योंकि हर एक देश का कुछ ना कुछ मसला होता है ना। US भी नहीं चाहता है कि इंडिया ग्रोथ करे और कल के दिन सुपर पावर के एक लाइन में इंडिया आए या चाइना आए, इसलिए US टैरिफ लगा रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन है, वहाँ चीज़ें बिकती है, तो शायद उसके टैरिफ से उसका जो दबदबा बना रहा है वो दुनिया को और देशों को इफ़ेक्ट करता है, तो उसने वो यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए US ने बांग्लादेश को 0% टैरिफ में रखा और अपना कॉटन बेचा। उसने अपने किसानों का फ़ायदा देखा, उसने बांग्लादेश को नहीं देखा। टोटल सरेंडर किया मोहम्मद यूनिस ने एज अ बांग्लादेश के किसानों के अगेंस्ट। लेकिन एज अ बांग्लादेशी लोग जो अब शायद अपना अस्तित्व पाकिस्तान के हाथ में दे चुके हैं और रेडिकलाइज ISI के तहत हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने वजूद के लिए बोलना बंद कर दिया। अगर इस टाइम पे ये चीज़ इंडिया के अंदर हुई होती कि गवर्नमेंट, जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है BJP गवर्नमेंट, वो इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन कर देती, MOU साइन कर देती, तो अब तक पूरा देश जल जाता। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि एक राष्ट्र की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, दुनिया के राष्ट्र में वो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। जैसे पर्शियन था, आज ईरान हो गया है, पर्शिया, रशिया, जो जितने भी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी थी। वो सब लोग अपनी आइडेंटिटी, या तो उनकी आइडेंटिटी को मिटा दिया गया है, और जो बचे खुचे वो लोग अब उस चीज़ को उठा भी नहीं पाते, उस चीज़ को, अपनी आइडेंटिटी को। लेकिन हमारे पास अभी तक अपनी आइडेंटिटी बची हुई है। तो हमें श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के उस रंग को, उस बलिदान को, महाराणा प्रताप के उस बलिदान को, लक्ष्मीबाई के उस बलिदान को, हमें बहुत इन चीज़ों को संभाल के रखना पड़ेगा जब तक हम लोग हैं। अब आप कहोगे भाई 2 रोटी खाने वाला मजदूर आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, घर परिवार चलाने की क्षमता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं तो ख़त्म हो रही है ना। प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के साथ साथ इस डर के माहौल में जीऊँ कि
कब मेरी फैमिली के साथ कुछ हो जाए, कब मेरे रास्ते में कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कब मेरे लोग मर जाएं, कब मैं ट्रेन में घूम रहा हूँ, कब ट्रेन फट जाए। तो इस तरह के सेंटर में रहने के बाद इंसान 2 रोटी कमाए और वो फिर बोल भी ना पाए, तो मुझे लगता है कि दैट वॉज भी नपुंसकता या कावर्ड वन। तो मैं उस इग्नोरेंस को अपने अंदर इतने दिन से, वो पानी में जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज करके बताई थी, जहाँ पर मैं अपने आप को पानी में डीप कर रहा था, फ्रेश कर रहा था, तो उसमें मेरे बहुत सारे थॉट्स ही होते हैं जिनको मैं पानी में ड्रेन कर देता हूँ और फिर मैं उस चीज़ को नई एक एनर्जी से देखता हूँ और मैं बेसिकली एकदम फुल फील रहता हूँ कि हाँ आज ज़िंदा उठ गया सुबह, तो बस आज मस्त दोस्तों से बात करने का, हर टाइम जोक्स करने का, मज़े करने का, हैप्पी रहने का, है ना। लाइफ की प्रॉब्लम तो होती है, वो तो ईजी चीज़ है, वो तो किसी को पैसे चाहिए, घर में किसी की फ़ीस भरनी है, किसी का तबीयत ख़राब है, पड़ोसी में कुछ हो गया, ये हो गया, शादी वादी, ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें। बट एज ए नेशन जब हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि यार बांग्लादेश के अंदर में किस प्रकार से जो हिंदू वहाँ रहते थे, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आज तक कोई भी बांग्लादेश के अंदर में रहने वाला हिंदू हिंदुस्तान के खिलाफ़ भी नहीं बोलता है, ना ही वो बांग्लादेश के साथ रहने के बाद भी बांग्लादेश के खिलाफ़ भी नहीं बोलता है। पाकिस्तान में बैठा हुआ हिंदू आज तक हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया और ना ही वो पाकिस्तान के खिलाफ़ बोलता है। यानी कि हिंदुओं की ये आदत है कि जिस माटी में रहते हैं उस माटी के प्रति वो वफादार रहते हैं। वो तो पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हमको काफिर अपनी फ़ौज में नहीं चाहिए। तो आप यकीन मानिए मेरा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू हमारे खिलाफ़ लड़ते 1940s में, और आज भी अगर पाकिस्तान उनको ये परमिशन दे दे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, आर्मी में ज्वाइन होने का, बड़े पदों पे खड़े होने का, तो वो हिंदू कल के दिन पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे अगेंस्ट हुई। तो ये हिंदुओं का गुण है, ठीक है। लेकिन एक रिलीजन आइडेंटिटी की वजह से हम लॉस्ट करते हैं अपने वजूद को, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास हमारी कौन सा एक तक्षशिला के कुछ सबूत है, सिंध है वहाँ उनके पास, और उसके एविडेंस है। यानी कि वहाँ पर वो पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता जिसको हम सिंध कहते हैं, या इस क्या नाम है उसका, कुछ ऐसा ही नाम है, वहाँ पर उनके पास तक्षशिला के कुछ वो है, अवशेष बचे हैं, लेकिन उन्होंने उसको समेटा नहीं है और वो उसको अपनी आइडेंटिटी से भी वेरीफाई नहीं करते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वहाँ उनके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर सभ्यता थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम सऊदी अरब के मुसलमान हैं। द बेसिक थिंग कि वो उनकी ज़मीन में इस चीज़ के एविडेंस हैं कि यू आर टू फ्रॉम दिस। अगर आप ये कहते हो कि चलो हम हिंदुस्तान से नहीं, हम समझते चलो ठीक है, आप 1947 के बाद पता नहीं कहाँ से एक टुकड़ा गिरा आसमान से और पाकिस्तान बन गया, अंडरस्टैंड। लेकिन जब वो टुकड़ा गिरा उसके साथ इतने सारे एविडेंस आए, तो कृष्णा नदी कश्मीर से बह के जब पाकिस्तान जा रही है, सिंध में जब सिंध है, जब पाकिस्तान में सिंध है, जब पाकिस्तान में हिंगलाज माता है, तो ये तो एविडेंस है ना भाई आपकी आइडेंटिटी के। मैं इस चीज़ को इतना इग्नोर करता चलता जाता हूँ। चलो सब लोग इग्नोर करते हैं, हम इंडियंस लोगों ने हमेशा इग्नोर किया ना, चलो पाकिस्तान को जाने देते, हमने इग्नोर किया। लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं किया। पाकिस्तान ने इस चीज़ को बहुत बिल्ड किया अपने अंदर, बहुत बिल्ड किया। पाकिस्तान ने इतना इसको बिल्ड किया कि एज अ इंडियन हमारे अंदर कभी अगर हम दो भाई हिंदू मुसलमान अगर आपस में किसी चीज़ को लेकर लड़े भी हैं, तो उस टॉपिक को भी पाकिस्तान ने पकड़ के प्रमोट किया है। हमारे हिंदुओं को प्रमोट करने वाला कोई भी संगठन नहीं है। कश्मीर का जेनोसाइड इतना बुरा जेनोसाइड है, इतना बुरा जेनोसाइड है कि मैं जब उस कश्मीर जेनोसाइड की बात करता हूँ तो फिर से मुझे कम से कम वो थॉट से बाहर निकलने के लिए 2 दिन लग जाते हैं कि कैसे कोई इंसान एक औरत से रेप करने के बाद उसको पेड़ काटने वाली मशीन, लकड़ी काटने वाली मशीन से चीर सकता है, ठीक है। कैसे हमारे गुरुदेव, सिख गुरुदेव वाहेगुरु जी के, हमारे जो क्या बोलूँ मैं आपको, हमारे जो गुरु थे, हमारे सिख समाज के जो गुरु थे, उनको कैसे गन्ने के मशीन में पीस दिया, गन्ना जिसमें गन्ने का जूस निकलता है। सोचिए कोई इंसान क्रूर हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या एक आइडियोलॉजी होती होगी उसको कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरा ह्यूमन सिर्फ इसलिए बुरा लगता है कि उसके बिलीफ सिस्टम अलग हैं और
उसकी आइडियोलॉजी अलग है, तो वो उसको अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए अगर नहीं मानना है तो उसको एक ऐसी मशीन में पीस के रख देता है, और फिर वो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। ऐसा एक उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से ये इंसान का एक थॉट है। अब मैं इस चीज़ को इग्नोर करता जाऊँ तो फिर कश्मीरी लोगों को हमने आज तक अपने ही देश में रिफ्यूजी बना के रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ने राइट्स लिखे होंगे, सर्वधर्म सर्वभाव का एक राष्ट्र लिखा है, हर किसी को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के राइट्स लिखे हैं, और तो और आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसका भी आपके पास राइट्स है। लेकिन जब एक इंसान अपने धर्म के रक्षा के लिए जब किसी प्रकार की कोई वीडियो बनाता है और वो किसी धर्म को ये चीज़ कहकर ब्लेम करता है कि भाई आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर तो रहे हो लेकिन आप इससे कहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो वो एक हेट स्पीच हो जाता है। इसको कहते हैं इग्नोरेंस, यानी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें इग्नोर की बट आज मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस। अब मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं ये पोस्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली पेवर इसी तरीके से पोस्ट करूँगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं। तो आज जनवरी का कुछ महीना है, नाइजीरिया और इन देशों में, क्यूबा में, इस तरह के देशों में बहुत बुरे जेनोसाइड चल रहे हैं राइट टू नाउ। अभी जब मैं आपसे इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी में, ईरान के अंदर जेनोसाइड हो रहे हैं अगेंस्ट टू पॉलिटिकल नेता और सिविलियंस के बीच में। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक अलग ही फ्रीडम मूवमेंट भी है, और अल-कायदा के लोग, यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग, ये पाकिस्तान के आईएसआई के लोग नहीं, बेसिकली मैं अब आपको समझा देता हूँ कि हमारे पड़ोस से लेके अब भारत के अंदर में क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आईएसआई इस्लामिक स्टेट का वो संगठन है जो सिर्फ इस्लाम के अंदर अगर कहीं जुल्म हो रहा होता है तो वो संगठन उन लोगों को समर्थन देता है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान फाइट करेगा अगेंस्ट टू हमास। हमास एक पार्ट है आईएसआई का, जो इंस्पायर होता है, फंडिंग होती है आईएसआई से। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वी सेंड आवर आर्मी टू फाइट अगेंस्ट टू हमास टेररिस्ट ग्रुप। लेकिन हमास फ़िलिस्तीनियों के लिए तो एक फ्रीडम संगठन है, पाकिस्तान उनको मारने जाएगा, और आईएसआई की नज़र में हमास इज़ अ फ्रीडम फाइटर। तो उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर रेडी किया एंड ही किल्ड शिया मुसलमान। सुन्नी मुसलमानों को नहीं मारा है, शिया मुसलमानों को मारा है। ये शिया मुसलमान की आइडेंटिटी उन्होंने लगाई है। मेरे लिए ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए सब, अगर कोई इस्लाम को मानता है तो सब इस्लाम को मानने वाला है, बट वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन्स बेस पे हुआ है। खुद पाकिस्तान के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई शिया मुसलमान की मस्जिद को ज़बा कर दिया, हलाक कर दिया, इतने लोग हलाक हो गए, ये हो गया वो हो गया। जब एक इस्लामिक कंट्री अपने ही देश के अंदर अपने ही सिटीजन्स को, एक धर्म है एक ही है लेकिन उसको एक आइडेंटिटी से आपको बता रहा है, तो एज अ इंडियन आप मोहम्मद दीपक को किस सांचे में बिठाएंगे? बिकॉज अब मोहम्मद दीपक अगर हिंदू है और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है तो वो कौन सा मुसलमान है? वो वाला मुसलमान है जो एक रियल इस्लाम को मानता है, या वो वाला मुसलमान है जो इस्लाम के आने के बाद जो कुछ चीज़ें चेंज हुई है उसको मानता है, या फिर इस्लाम जो अभी चल रहा है, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, छाती पे बम बांधने वाला देख रहे हैं, या हम जो बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं कि जहाँ उन्होंने दीपू चंद्र को जिंदा जला दिया। जाहिर सी बात है वो भी इस्लाम को ही मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो नारा लगाया है वो एक ईश्वर का नारा लगाया, भगवान का नारा लगाया है ना। जैसे हम हिंदू लगाते हैं हर हर महादेव कोई भी चीज़ करने से पहले, तो उन्होंने भी अपने एक ईश्वर की नारा लगाया। वो नारा हमेशा उत्साह भरता है, एक एनर्जी भरता है, ताकत देता है समाज को अपने उस काम को करने के लिए और उस काम को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर मेरे को अभी
मोहम्मद दीपक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने तो मैं क्या बोलूँगा, जय श्री राम, हर हर महादेव, है ना, जय उत्तराखंड, जय भवानी। तो ये नारे हमारे धार्मिक नारे हैं, ये हमें उत्साह प्रदान करते हैं। तो बांग्लादेश के लोग, ये मेरी आइडेंटिटी भी हो गई है, मतलब अगर मैंने जय श्री राम बोला तो ये मेरी आइडेंटिटी भी हो गई। लेकिन अगर बांग्लादेश के लोगों ने अपने धर्म के नारे लगा के दीपू चंद्रा को मारा, ऐसे तो कितने लोग मर चुके, लेकिन दीपू चंद्रा इज़ अ वेरी क्रूशल। वो इंसान जिंदा था जब वो जल रहा था, ठीक है। जिनको गोली मारी, जिनको चाकू से मारा, वो एक अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन एक इंसान जब खंबे पे बांध के उसका चारों तरफ घास डाल के वो हाथ पैर बांध के उसको जिंदा जला रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, तब मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपको। तो प्रोसेस ज़िंदगी का बहुत क्रूशल है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकता है। इग्नोरेंस आपको फिर लूज भी तो बना रहा है ना। आप हमेशा चुप रहोगे इन चीज़ों के लिए, इग्नोर करते रहोगे। लेकिन जिस दिन ये चीज़ एकदम ऐसे छाती पे चढ़ जाएगी, फिर तो ना, मतलब मेरे ये इग्नोरेंस वाली आइडेंटिटी जो मैं आपको एक योग बता रहा था, इसको ये एक तरह की योगा समझ लीजिए आपकी। इग्नोरेंस, लोग कहते हैं सब कुछ इग्नोर करो, लोग कहते हैं ये करो वो करो, इग्नोरेंस से ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हैं, मैं पूरी दुनिया को वो चीज़ें नहीं दे पाऊँगा जो उनको चाहिए, करेक्ट। मेरे 100 सब्सक्राइबर में से अगर 4 लोग भी ये जानते हैं कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम है, कोई भी हो, फाइट करनी है अपनी आइडेंटिटी के लिए, फाइट करनी है अपने नेशन के लिए। एज ए मुस्लिम रह के भी हमारे इंडियन आर्मी में बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम होते हैं जिनको टेररिस्ट लोग मार देते हैं, मगर उनको बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिलती है। उसका रीज़न होता है कि वो जो संगठन होते हैं जो एज ए मुस्लिम माइनॉरिटी को, जैसे मोहम्मद दीपक को समर्थन दिया, वो लोग यहाँ पे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग उनकी उस प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठते हैं, करेक्ट। अब इस चीज़ को एज अ इंडियन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, हम कैसे इस चीज़ को ट्रस्टेबल बनाएं, ये क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? ये क्वेश्चन आता है मोहम्मद दीपक के ऊपर। पहले तो मोहम्मद दीपक है कौन सा वाला मोहम्मद दीपक, शिया है, सुन्नी है, या वो वाला मुसलमान है जिसने करबला के मैदान में नबी को मारा था? क्योंकि मुसलमानों में 2-3 चीज़ें हैं, और मेरे को इस चीज़ से, जो रियल इस्लाम को मानता है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद नबी साहब को मारा है, या जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की इस्लाम में कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो मोहम्मद दीपक चंदन भी लगा रहा है, मोहम्मद भी है, दीपक भी है, सेक्युलर भी है, और फिर ये भी कहता है कि औरतों को, मर्दों को अगर पैंट उतार के मारा है तो औरतों को कैसे मारा है, जब मानसिकता वहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद दीपक एक वो पेड़ है जिसको किसी ने बनाया। मोहम्मद दीपक नहीं है, मोहम्मद दीपक को किसी ने बनाया है और किसी पर्पस के लिए बनाया है। वो पर्पस है मेक अ कश्मीर फाइल इन उत्तराखंड एंड हिमाचल। मैंने हिमाचल का नाम नहीं लिया तो हिमाचल के लोग नाराज़ मत हो जाना मेरे भाइयों, आपके लिए भी सेम हिस्ट्री यही है। सो जस्ट इग्नोर, एल्गोरिदम में मत फंसो। एल्गोरिदम आपको हमेशा उस थॉट में लेके जाती है, और एल्गोरिदम का काम ही यही होता है कि एल्गोरिदम कंज्यूम करती है कि कितने लोगों ने ये कंटेंट देखा। अगर लोग इस कंटेंट को रुक कर देख रहे हैं 10 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड के अंदर में, मेरा एक थॉट बताता है कि 9 सेकंड के अंदर में हर एक क्रिएटर को पता चल जाता है कि उसका कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पे आप 9 सेकंड देख लो तो उस सोशल मीडिया को ये चीज़ पता चल जाती है कि ये कंटेंट चलने वाला है और इसको कंज्यूम करने वाले लोग हैं। अब ये डेटा बनाएगा हमें कैसे, कि कुछ लोग उस डेटा को कंज्यूम करेंगे एक पक्ष में, और एक डेटा कंज्यूम कर तो रहा होगा उसको, क्योंकि जब एल्गोरिदम ही वही है, बट उसके खिलाफ एक हेट पैदा हो जाएगी, करेक्ट। अब क्या हो रहा है कि आप सोशल मीडिया खोलो तो मोहम्मद दीपक इज़ अ हीरो, करेक्ट, और उत्तराखंड के लोग बुरे हो गए। वो उत्तराखंड के लोग जो मज़ारों में जाते हैं, वो हिंदू समाज के लोग जो रुड़की में बनी हुई बहुत सारी मस्जिदों में जाते हैं, तो मेरा भाई आया अभी, ठीक है। तो अब इस तरह की सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो हम लोग कैसे ट्रस्ट करें उन चीज़ों को? तो ये सारी चीज़ें इग्नोरेंस से आती है, और इग्नोरेंस कभी कभी अच्छा होता है,
लेकिन बहुत टाइम पे इग्नोरेंस आपको यूज़लेस बना देता है। तो सोचे इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हम भी। बॉडी कैसे लग रही है भाई की। जय हिंद।